Hello viewers, welcome to the second session of our spoken English course, and I hope in yesterday's session you learned a lot, and the things I discussed in the first session was introduction, and another important thing was sentence making, and I also discussed some conversational questions. And today's session is also going to be very important because in this particular session we are going to talk about how to tell our daily routine. And after that I will also tell you how to do topic writing. So let's start our session by knowing the way how to tell our daily routine. So what is a routine? We all are aware of this word, and we know very well that what is it, and whatever we do in our daily life from morning to evening is called our daily routine. And before that you should also know that routine is narrated in present indefinite tense. Present indefinite tense, I hope you have heard about it, शायद आपने सुना होगा इसके बारे में. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हम वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भी हम फैक्ट की बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं या रूटीन की बात करते हैं तो हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी नैरेट करने के लिए. अब चूंकि ये आपका डेली रूटीन होने वाला है तो इसे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नैरेट करेंगे. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हम या तो वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग करते हैं या फिर वर्ब के पांचवें फॉर्म का. अब चूंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई होने वाला है. जब भी आप बोलेंगे आई कहकर ही बोलेंगे तो ज़्यादा इशू नहीं है. आई के साथ हम वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग करने वाले? पहले फॉर्म का. दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू टेल आवर डेली रूटीन. सो लेट्स बिगिन. And before that I would like to tell you that start it from very basic. Don't make large sentences, keep it as short as possible, and start by saying very small sentences, and after that you will be getting the bigger sentences as well. Okay, so if I ask you what do you do in the morning, and I hope you will be starting your routine by saying that you get up at a particular time, and that will be our first sentence. So we can start narration of our daily routine by saying that whatever at time you get up, I get up at. So you should mention the time when do you get up, like 5 o'clock or 6 o'clock. आपकी जो भी टाइमिंग है जगने की उसे हम मेंशन करेंगे यहाँ पर. लाइक आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जगता हूँ. एंड आफ्टरवर्ड्स जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं आप यहाँ पर उसे मेंशन करेंगे. सो आई हैव रिटन द कंप्लीट रूटीन, द थिंग्स दैट यू कैन मेंशन इन योर डेली रूटीन. फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड, आई गेट अप एट 5 o'clock, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ. आई टेक अ शावर. अब कई लोग टेक अ बाथ यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर वर्ड है आई टेक अ शावर, मतलब मैं स्नान करता हूँ. आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. जी हाँ, इसे हम ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं नॉर्मली. जब कोई फास्ट तोड़ता है, उपवास तोड़ता है तो उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है. नॉर्मली हम इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं. तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, 8 बजे मैं नाश्ता करता हूँ. देन यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, या फिर ऑफिस आप जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस. ठीक है. आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, आप विद्यालय 9 बजे जाते हैं. अब सपोज आप ऑफिस जाते हैं तो कहेंगे आई गो टू द ऑफिस एट 9 o'clock और 10 o'clock, जो भी आपकी टाइमिंग है. एंड आई कम बैक. कम बैक मीन्स होता है वापस आना. मैं वापस आता हूँ फ्रॉम स्कूल एट 3 o'clock, मैं स्कूल से 3 बजे वापस आता हूँ. आप ऑफिस दे रहे हैं तो आप कहेंगे आई कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस एट 3 o'clock और 4 o'clock, वट एवर टाइम यू कम बैक फ्रॉम योर ऑफिस. आई हैव सम रेस्ट, और मैं फिर कुछ देर आराम करता हूँ. आई हैव सम रेस्ट. देन है आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ फॉर हाफ एन आवर. हाफ एन आवर का मतलब समझते हैं? आधा घंटा.
मतलब मैं आधे घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अब इसके बदले आप यदि मान लीजिए कोई और एक्टिविटी करते हैं, आप मान लीजिए टीवी देखते हैं, कहेंगे आई वॉच द टीवी फॉर हाफ एन आवर, या आई वॉच अ टीवी सीरियल, वॉट एवर डू यू डू फॉर योर रेस्ट, फॉर योर रिक्रिएशन, अपने आराम के लिए, अपने मन को थोड़ा, अपने माइंड को थोड़ा कंफर्ट देने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं। एंड देन है आई कंप्लीट माई होमवर्क। तो यहाँ पर होमवर्क है, आप यदि ऑफिस से आते हैं तो आप कहेंगे आई कंप्लीट माई असाइनमेंट, वॉट एवर यू गेट फ्रॉम योर ऑफिस। तो बच्चे के लिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिखा है आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई टेक द डिनर, और फिर मैं डिनर मीन्स रात्रि का भोजन होता है, मैं डिनर लेता हूँ, रात्रि का भोजन करता हूँ एट 9 o'clock, 9 बजे। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, और फिर 10 बजे मैं सो जाता हूँ। अब देखिए, गो टू बेड नेवर मीन्स दैट यू स्लीप, गो टू बेड मीन्स यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू स्लीप, आप अपने आप को सोने के लिए तैयार करते हैं। अब कई बच्चे का जब भी मैं फेस करता हूँ ऐसे सिचुएशंस को, जब भी मैं बच्चे को रूटीन बोलूँगा, अब कोई कहेंगे कि आई गेट अप एट 8 o'clock, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एंड इवन इफ यू डू सो यू शुड नॉट मेंशन, बिकॉज इट विल हैव अ बैड इंप्रेशन, इंटरव्यूअर पर जो है बुरा असर पड़ेगा, वो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, इसीलिए आपको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। या कोई भी मान लीजिए, अब चूंकि ऐसी बातें करनी ही क्यों है जिसका एक बैड इंप्रेशन हो। फिर उसके अलावा जो टाइमिंग है सोने की, कई बच्चों की, आई गो टू बेड एट 2 AM इन द मॉर्निंग, 2 बजे मैं सुबह में सोता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपकी जो टाइमिंग है, जो स्टैंडर्ड टाइम है सोने की, मैक्सिमम खूब है तो आप 11 o'clock मेंशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड जो कहता है टाइम, उसी के हिसाब से नहीं, कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बातें हैं, ये था आपका रूटीन। आप इसे दोहरा सकते हैं, मतलब बार बार इसे पढ़िए, एंड कीप रीडिंग अगेन एंड अगेन, एंड यू विल बी नोइंग द exact sentence what you should mention, and instead of it whatever you do in your daily routine you can mention it. If you want to make a sentence for your daily routine, you may comment in the comment section. Okay, so moving to the next, I will be telling about topic writing. As I said, topic writing is important, and because it will help you to making more sentences. Yesterday I told you about how to make a single sentence, but today we will be knowing the topic writing, and after that I will also discuss some short spoken sentences that you can create, that you can structurize in your mind, and even do some changes and make a number of sentences with the help of it. Okay, so firstly I will be telling you the topic writing. So if I am talking about topic writing, you must know that it must be about a topic. ये किसी टॉपिक के बारे में होना चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है। सपोज टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, सो आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यू ऑल नो व्हाट डज इट मीन, आप सबों को पता है इसका मतलब क्या है, और इसी पर हमें कुछ ज़्यादा नहीं, 5 सेंटेंस हो, 10 सेंटेंस हो, एक इनिशिएटिव लेना है। देखिए, जब भी हम शुरुआत नहीं करेंगे, कहता है ना कि यदि इफ़ यू डोंट मेक एन इनिशिएटिव, इफ़ यू डोंट इनिशिएट समथिंग, इट विल नेवर कम टू एन एंड। यदि हम शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर खत्म कैसे होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का क्या महत्व होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टाइम, व्हाई टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड वी नॉट वेस्ट आवर टाइम, हाउ शुड वी यूटिलाइज आवर टाइम, हम समय का सदुपयोग कैसे करें, हम समय को बर्बाद क्यों ना करें, क्यों समय महत्वपूर्ण है, ये सब बातें हम इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विद द वेरी बेसिक सेंटेंस दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। समय जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट in our life. So this is the very first sentence, and after that you should say we should not, should means what we should do, or like it is like an advice.
ये एक एडवाइस की तरह होता है। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज इट वाइजली, हमें इसे समझदारी से इसका उपयोग करना चाहिए। यूज की जगह आप चाहें तो यूटिलाइज भी बोल सकते हैं। यूटिलाइज अच्छा सा वर्ड है। यूटिलाइज मतलब भी होता है प्रयोग करना। वी शुड यूटिलाइज और वी शुड यूज इट वाइजली, हमें समझदारी से, बुद्धिमानी से इसका उपयोग करना चाहिए। आगे कहेंगे इट इज वेल सेड, यह बहुत ही ठीक कहा गया है। इट इज वेल सेड दैट टाइम इज मनी, यह बिल्कुल सही कहा गया है कि समय ही धन है। अब देखिए, धन से कंपेयर करने का मतलब ये नहीं कि इट इज एग्जैक्टली द सेम। अब ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मनी से कंपेयर करने का मतलब है कि टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मनी, या फिर कह सकते हैं इवन मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। यदि आपके पास समय नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एवरीवन शुड यूज इट वेरी वाइजली, एवरीवन शुड यूज इट प्रॉपरली, सही से इसका उपयोग करना चाहिए। दिस इज सो, ऐसा इसीलिए, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह जो है अधिक महत्वपूर्ण है देन एनीथिंग एल्स, यानी किसी अन्य चीज से जो है ये अधिक महत्वपूर्ण है। whatever we do in our life, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, it depends, यह निर्भर करता है, it depends on time, यानी यह वक्त पर ही, समय पर ही निर्भर करता है। अब कहते हैं ना कि if the time is good, यदि वक्त अच्छा है then everything is good, सब अच्छा है। if the time is not good or if the time is bad then everything is bad, everything is just complicated, सब कुछ जो है complicated हो जाता है, सब कुछ जटिल लगता है, मुश्किल लगता है। everything seems to be difficult and you will not be feeling like moving ahead, आपको आगे बढ़ने का भी मन नहीं करता यदि आपका वक्त अच्छा नहीं हो। एंड और भी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो फर्स्टली जस्ट रीड इट आउट एंड ट्राई टू मेक मोर न्यू सेंटेंसेज। इवन आई टेक टाइम व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेज, यू मे हैव नोटिस्ड, बिकॉज इवन आई डोंट नो द एग्जैक्ट सेंटेंसेज व्हाट आई एम going to speak, and even I have not learned these sentences, just I am thinking and I am making sentences, and the day when you will start doing so, you will also be able to speak. So it is very important that how you use your vocabs, आप अपने vocabs का जो words का उसका प्रयोग कैसे करते हैं। Everyone knows the words, not all, but जितना भी words आपको पता है, try to use them in your sentences, उन्हें आप यूज करने का प्रयास कीजिए। Even I get a problem that even after knowing the words I can't use them properly. So this is the way that you can make your sentences, make your paragraphs. So I will read it out once again. Time is very important in our life. समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। We should not waste our time, हमें अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। We should use it wisely, हमें समझदारी से इसका प्रयोग करना चाहिए। It is well said, बहुत ही सही कहा गया है, that time is money, कि वक्त ही, समय ही धन है। This is so, ऐसा इसीलिए, because it is more important than anything else. Else means होता है जो कुछ भी बचा हुआ, मतलब जो कुछ भी है रेस्ट, उससे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Whatever we do in our life, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, यह वक्त पर ही, समय पर ही निर्भर करता है। ये आप आगे जो हमने 2 लाइनें कही थी वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इफ द टाइम इज गुड, इफ द टाइम इज गुड, एवरीथिंग सीम्स गुड, तो सब कुछ अच्छा लगता है। बट
बट इफ द टाइम इज बैड, यदि वक्त बुरा हो, देन तो एवरीथिंग, तो सब कुछ जो है, लुक्स और सीम्स जो यूज करना है, एवरीथिंग लुक्स और एवरीथिंग सीम्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है? जटिल, उलझा हो, ठीक है, सब कुछ एक पहेली की तरह हो जाता है। सो these are the sentences that you can make even if you're on sentences. If you are able to make some sentences, do comment in the comment section and I will be correcting you. यदि आप गलत कहेंगे तो मैं उसे सही भी बताऊंगा। So ये रही आपकी टॉपिक राइटिंग। हाउ कैन यू डू इट? इवन यू कैन एलेबरेट इट, इवन यू कैन एक्सपेंड इट, इसे आप और बड़ा कर सकते हैं। यू कैन मेक इट लेंदी, आप इसे और भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना सकते हैं। बट सिंस इट इज़ योर बिगनिंग, क्योंकि आपकी शुरुआत है, यू मस्ट बी स्टार्टिंग, स्टार्ट इज मस्ट। इफ़ यू वंस स्टार्ट डूइंग इट, यू विल बी डूइंग इट कंस्टेंटली। ये आपसे होता रह जाएगा आगे भी इसी तरह से, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। थोड़ी बहुत गलती, मैं भी, नो वन इज़ लाइक परफेक्ट, इवन आई मे बी मेकिंग मिस्टेक्स while explaining the situation, while explaining the paragraphs, but keep in mind that you should try to be as much correct as possible. जितना हो सके कोशिश करना है सही यूज़ करने का, सही प्रोनाउंसिएशन हो, उच्चारण सही हो, चीज़ों को सही से प्रोनाउंस करने का, ग्रामेटिकल एरर्स को भी कम से कम रखने का प्रयास करें। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इट डजेंट मैटर इन स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक grammar is very important even in spoken and even in while studying literature, while appearing your exams. Everything depends on your grammar. If your grammar is good, so start doing translation, and translation is very important. As I said, just it will help you in every possible way. हर तरह से आपकी मदद करेगा। तो ज़रूरी है कि आप उसे भी करते रहें, कंटिन्यूसली करें, क्योंकि वो नए वर्ड्स आपको सिखाएगा और साथ ही साथ आपको वो टेक्निक्स देगा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को हिंदी में सोचकर अंग्रेजी में कन्वर्ट करें। हमने कल भी ये बात बताई थी कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, वी थिंक सेंटेंसेस इन हिंदी एंड देन वी ट्रांसलेट इट। और शुरुआत में ऐसा ही होगा, शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हैं, एंड विथ टाइम यू विल बी एबल टू मेकिंग द एग्जैक्ट सेंटेंसेज इन इंग्लिश। शुरुआत में आपको दिक्कतें आएगी और आप पहले उसे हिंदी में सोचेंगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बट विथ टाइम इट विल कीप इम्प्रूविंग। ये सही होता रहेगा। जैसे कि अब मेरे साथ होता है, मुझे अब सेंटेंसेस सोचने नहीं होते हैं, बस ये कह सकते हैं एक फ्लो में आता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि अब मैं हिंदी में सोच रहा हूँ फिर इंग्लिश में बोलूँगा, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। बट विथ टाइम आपके साथ भी ऐसा होना अलग हो जाएगा, बट शुरुआत तो करनी होगी ऐसे ही। तो शुरुआत बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे हम बात करेंगे आज, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ सेंटेंसेस की भी बात करेंगे। तो आइए पहले कुछ सेंटेंसेस को नोट डाउन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू टेल टाइम, वेदर, डे और डेट। एज आई सेड, आई विल बी विथ सम सेंटेंसेस दैट विल बी वेरिंग, दैट विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सपोज यू वांट टू टेल द डेट और डे। आप यदि मान लीजिए दिन बताना चाह रहे हैं तो कैसे कहेंगे? इट इज़ ट्यूसडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे। तो हम इट का प्रयोग करते हैं। काफ़ी ज़रूरी है कि हम इसमें इट का प्रयोग करें। टुडे इज ट्यूसडे कहना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आप स्पोकन में हालांकि कह लें कि भाई ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। देयर आर सो मैनी थिंग्स एज I have maybe discussed in earlier videos that even if you say myself is Amit is not correct. Okay, so try to speak out the correct sentences and it will help you. और इसके अलावा हम चाहे तो मान लीजिए टाइम बताना हो, जैसे मान लीजिए 8 बजे हैं, इट इज़ 8 o'clock। और या फिर आप नॉर्मली यदि आपको समझ नहीं आता 8:15 8:30 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं इट्स 8:15, इट्स 8:30, इट्स 8:45। इस तरह से आप कह सकते हैं। बट यदि आपको एग्जैक्टली पता है तो आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि 8:15 को हम कहते हैं 8:15, यानी कहेंगे इट इज़ 8:15, इट इज़ 8:30। और 8:45 को क्या कहते हैं? 8:45, इट इज़ 8:45। तो इस तरह से यदि आप कह लो तो नहीं, तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, स्पोकन में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज़ 8:10, 8:10 हो रहे हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको डेट बतानी है, डेट बताने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द डेट यूज ऑल्सो यूज इट, आप यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं, लाइक इफ़ यू से इट इज़ द 20th of February, इट इज़ द 20th of February, ऑफ थोड़ा बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कुछ इस तरह से, जैसे देखिए इट इज़ द 20th ऑफ, आपको अपने मन से यूज़ करना है, लिखना ऐसे है इट इज़ 20th Feb, लेकिन आपको पढ़ना है इट इज़ 20th of February, और यहाँ पर 2023 बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस तरह से हम डेट को मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा वेदर, मौसम की भी बात कर सकते हैं, लाइक इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, या धूप वाला दिन है, इट इज़ अ सनी डे, या फिर इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ही सर्दी है, या इट इज़ टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, हवा चल रही है तो इट इज़ विंडी बोल सकते हैं, विंडी, विंड मीन्स हवा होता है, उसमें वाई लगा लेंगे, इट इज़ विंडी यानी हवा चल रही है। आंधी तूफान हो रहा है, कह सकते हैं इट इज़ स्टॉर्मी, स्टॉर्मी, STORM, स्टॉर्म मीन्स आंधी होता है, उसमें वाई लगा लीजिए, इट इज़ स्टॉर्मी, आंधी चल रही है। बादल गरज रहे हैं, इट इज़ थंडरिंग, बिजली चमक रही है, इट इज़ लाइटनिंग। तो ये सब सेंटेंसेस जब हम यूज़ करेंगे तो फिर अपने आप सिचुएशन को समझ पाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू विल बी एबल टू यूज़ इट। ओके, टाइम, वेदर, डे, डेट, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन टेल बाय यूजिंग इट। इट का प्रयोग करके आप इन चीज़ों को कह सकते हैं, बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूसिंग समथिंग और समवन। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब कोई नए चीज़ की बात करते हैं, कोई अचानक से कोई नई टॉपिक के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं देयर का, और देयर के प्रयोग से ही हम ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है देयर इज़ अ पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक कलम है। और आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, लाइक वहाँ एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय देयर। वी कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस बाय यूजिंग देयर। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं ना कि लाइक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या 8 प्लैनेट्स हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को, ये भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के अंदर ही आते हैं, और इन्हें भी हम देयर के प्रयोग से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं देयर आर 7 days इन अ वीक, कल भी मैंने बताया था, इसकी चर्चा की थी। या फिर देयर आर 12 months इन अ ईयर, देयर आर 24 hours इन अ डे, देयर आर 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम। तो देयर का प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। और भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक जैसे पास्ट में कहना है, पास्ट में कहना है कि एक गांव था, देयर वॉज अ विलेज, उस गांव में जो है एक मंदिर था, देयर वॉज अ टेम्पल इन दैट विलेज। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्टरी चीज़ों को, याद होगा कि आप लोग जब कहानियाँ पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में तो देखिएगा उसमें यूज़ किया जाता है इसी तरह के सेंटेंसेस का। या कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है पास्ट में नरेट करने के लिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ही वॉज वेरी रिच एंड प्रॉस्परस, वो काफ़ी अमीर था, समृद्ध था। तो देखिए स्टोरी टेलिंग भी ज़रूरी है। जिस दिन आप स्टोरी टेलिंग करने लग जाएंगे ना, तो उस दिन समझिए आपका आधा परेशानी ऐसे ही दूर हो गया। धीरे धीरे हाँ वोकेबलरी की परेशानी होगी, वर्ड्स आपको परेशान करेंगे, बट उनको सीखते रहने का प्रयास करना होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में मैंने बात की है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सभी जानता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सभी जानते हैं कि 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो इनकी जब बात करते हैं, और इसमें भी डूज और डोंट्स होते हैं। डूज और डोंट्स मीन्स लाइक जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं और जब निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि वहाँ जाओ, तो इसमें हम डायरेक्टली वर्ब का प्रयोग करेंगे, वहाँ जाओ को क्या हो जाएगा, गो देयर। अब उसी को मना करेंगे, वहाँ मत जाओ, तो क्या कहेंगे, डोंट गो देयर। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भले ही देखने में छोटा छोटा सेंटेंस लग रहा है, बट स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ होता है। चाहे हम किसी को एडवाइस दें, लाइक डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, सड़क पर मत खेलो, डोंट प्ले ऑन द रोड। या किसी को वार्निंग देना हो तो भी हम कहते हैं लाइक मुझसे मत उलझो, डोंट मेस विथ मी। कुछ भी सेंटेंसेस जब बनाते हैं हम तो डूज और डोंट्स का प्रयोग करते ही करते हैं। किसी को किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं तो हम उसमें प्लीज़ जोड़ लेते हैं, लाइक प्लीज़ हेल्प मी, और ज़्यादा एम्फेसाइज करना है प्लीज़ डू हेल्प मी, मेरी मदद करो ना। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कहेंगे कि स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, तो कोई चीज़ को मना करने के लिए भी, कोई चीज़ को कहने के लिए भी, लाइक डोंट स्पीक लाउडली,
डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ टू मच, या फिर कोई भी सेंटेंस। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेजल वर्ब्स का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि हरी अप, ये भी एक तरह का आपका इंपरेटिव सेंटेंस ही है, बट इसमें फ्रेज यूज किया जाता है, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, या जल्दी जाओ, गो एट वंस। गो सून नहीं बोला जाता, हम गो एट वंस। एट वंस एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कोई काम को, या एट वंस का मतलब सिर्फ होता है जल्दी, ठीक है। तो गो एट वंस मतलब जल्दी जाओ, जल्दी आओ तो कम एट वंस नहीं होता, तब कहें कम सून, ठीक है। कम अगेन, फिर से आओ, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। तो इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पोकन में ऐसे सेंटेंसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ है। इसको यदि आप सीखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ऐसे सेंटेंसेस आप यदि आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। कोई भी तरह का सेंटेंस, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द बल्ब, कोई सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो इसी तरह के फॉर्मेट में बनाते हैं। और डोंट का तो मैंने कहा ही, डोंट का प्रयोग हम किसी को एडवाइस देने के लिए भी करेंगे, या किसी को वार्निंग वगैरह देना हो तो भी करेंगे, कोई चीज़ मना करना हो, फॉरबिड करना हो किसी को, फॉरबिडेंस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेज आप सोचिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि डोंट टॉक टू मच, ज़्यादा बातें मत करो, डोंट टॉक टू मच। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। बहुत सारे सेंटेंस हैं, मे बी मेरे माइंड में अभी सब सारे सेंटेंसेस नहीं आ रहे, बट आप ज़रूर सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के स्टेट्स डिफरेंट होते हैं। और मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती मुझे आज ये बतानी है, बस मुझे जो लग रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से हम जिन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, इफ़ यू accompany me with me to the end, यदि साथ तक चलेंगे और लास्ट तक चलेंगे तो आपको मैं बहुत कुछ सिखा पाऊंगा। एंड टिल द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी स्पीकिंग क्वाइट वेल, आप बहुत अच्छे से बोल सकेंगे। और ये आपकी ड्यूटी है, आप किस तरह से इस चीज़ को करें। और यदि आप कोशिश करते हैं, सेंटेंसेस सोचते हैं, तो बिल्कुल होगा। और इसी तरह के सेशन में हम लोग कंटिन्यू ये चलता रहेगा जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं संतुष्ट हूँ, और जब तक आप नहीं संतुष्ट हो जाए, आप कुछ सीख न ले, तब तक ये सेशन चलता रहेगा। और कम से कम ये 40 डेज़ का होगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। तो आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखें या अपनी कॉपी में लिखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं एक्टिविटी करें, डिजिटल एक्टिविटी करें, कोई ज़रूरी नहीं है। अब चूंकि मैं आप लोगों से डिजिटली जुड़ पा रहा हूँ तो इसलिए ऐसी बातें मैं कह देता हूँ, बट आप कॉपी वगैरह में भी इसको नोट करें और चीज़ों को सीखने का हमेशा प्रयास करें। थैंक्स फॉर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थर्ड सेशन में कल।